अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। ये सेंट मार्टिन जजीरे की कहानी क्या है? ये जजीरा इतनी अहमियत का हामिल कैसे बन गया है? क्या ये जो जजीरा है बांग्लादेश, अमेरिका और चीन के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का मरकज बनने जा रहा है? क्या सेंट मार्टिन जजीरा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे का सबब बना? क्या बांग्लादेश के नामजद वजीर आजम तारिक रहमान अमरीकी सफ़ीर से मिलने वाले हुक्म को तस्लीम करेंगे या मुस्तरद कर देंगे? ये सवालात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और अगर आप गौर करें तो आपको ये एहसास होगा कि शायद ये वाले सवालात किसी तरह की कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन ये बात आपको मैं तफसील से आगाह करूंगा कि किस तरीके से ये तमाम सवालात इस वक्त खित्ते के 4 ममालिक के दरमियान बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल बल्कि बोन ऑफ कंटेंशन बनने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान। इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश के ये जो इंतखाबात 12 फरवरी को हुए हैं वो इनफैक्ट बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की वो एक कामयाब तहरीक जिसकी बुनियाद पर बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की बुनियादें हिल के रह गई थी उसका सबब है। और बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है इसका आगाज़ इनफैक्ट जून 2024 में हुआ था। एहतजाज की असल वजह 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट का वो फैसला था जिसमें सरकारी मुलाजमतों के लिए मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया गया था और इस फैसले के फौरी बाद बांग्लादेश की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया था। जुलाई 2024 में ये जो एहतजाज था इसमें शिद्दत आई थी और मुल्क गिर ये जो धरने हैं या जो एक ब्लॉकेज कैंपेन है उसका आगाज़ हुआ था जिससे पूरे बांग्लादेश में ट्रैफिक और रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। 15 जुलाई को शेख हसीना वाजिद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें मुजाहिरीन का मुआसना 1971 की जंग के रज़ाकारों से किया गया था। तो तहरीक में ना सिर्फ शदीद गम व गुस्सा पैदा हो गया बल्कि पुरतशद्दद झड़पों का आगाज़ हुआ। जुलाई के वस्त में ही बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में सैकड़ों तलबा जाम बहक हुए, जिसके बाद ये तहरीक सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि हसीना मुल्क को छोड़ो यानी हसीना आउट मुहिम में तब्दील हो गई। 4 अगस्त को मुजाहिरीन की तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ हुआ और 5 अगस्त को लाखों अफराद ने ढाका की तरफ मार्च किया और वज़ीर आज़म हाउस का घेराव कर लिया, जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर इंडिया फरार हो गई। अगर आप गौर करें तो बुनियादी तौर पर इस तहरीक का आगाज़ हाई कोर्ट का फैसला बना, लेकिन मैं आपको ये जो जून 2024 है इससे 1 साल और पीछे लेके जाऊंगा। ये तारीख है 21 जून 2023। 21 जून 2023 को उस वक्त की बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मौके पर सामने आई थी जब बांग्लादेश के अंदर किसी तरह की कोई स्टूडेंट मूवमेंट का आगाज़ ही नहीं हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट का आगाज़ 2024 के जून के महीने में हुआ था। यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट मूवमेंट के आगाज़ से 1 बरस कबल की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना वाजिद ने पहली मर्तबा वाज़े तौर पर यह दावा किया था कि अगर वो सेंट मार्टिन जजीरा किसी दूसरे मुल्क को, या उनका इशारा अमेरिका की तरफ था क्योंकि उन्होंने ये जो किसी दूसरा मुल्क है इसके नाम लेने की बजाय अमेरिका का उन्होंने कहा था कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क यानी सुपर पावर, और सुपर पावर अमेरिका ही है। उनका ये कहना है कि अगर वो ये जजीरा यानी सेंट मार्टिन जजीरा अमेरिका के हवाले कर दें तो उन्हें इक़्तिदार में रहने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन जमात यानी बीएनपी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया था कि बीएनपी इस जजीरे को अमेरिका के हवाले करना चाहती है, लेकिन उनका ये कहना था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी पर किसी तरह की कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद उनकी तरफ से जो पहला सरकारी बयान था यानी बतौर जिला वतन वज़ीर आज़म के, जो उन्होंने 11 अगस्त 2024 को
जारी किया था इंडिया पहुंचने के बाद, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बयान में अमेरिका का नाम लिया था और कहा था कि मैं इक़्तिदार में रह सकती थी अगर मैं सेंट मार्टिन जजीरे की खुद मुख्तारी अमेरिका के हवाले कर देती और अमेरिका को खलीज बंगाल पर गलबा हासिल करने में मदद फराहम करती। यानी अगर ये जजीरा अमेरिका को मिल जाता तो अमेरिका इसके नतीजे में खलीज बंगाल के ऊपर ना सिर्फ गलबा हासिल कर लेता बल्कि उसके एवज शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार भी महफूज हो जाता। ये वो पहला इशारा जो उन्होंने जून 2023 में दिया था, उसको उन्होंने ये जो अगस्त 2024 है वहाँ पर इंडिया में आमद के बाद ये बयान वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई जो मूवमेंट थी सेंट ये जो मार्टिन जजीरा है इसके हवाले से। अमेरिका ने अगरचे जो है वो शेख हसीना वाजिद के इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि जनाब अमेरिका ने कभी भी सेंट मार्टिन जजीरे का मुतालबा किया और ना ही वो सेंट मार्टिन जजीरे के ऊपर फौजी अड्डा बनाने का इरादा रखता है। ये सूरत हाल अब ज़रा थोड़ी सी और पेचीदा हो जाती है उस वक्त जब मैं आपको इंतखाबात बांग्लादेश के जो कि 12 फरवरी को हुए थे उससे महज 24 घंटे कबल यानी 11 फरवरी को लेके जाऊंगा। और 11 फरवरी को बांग्लादेश में अमरीकी सफ़ीर का एक बयान सामने आता है। बांग्लादेश में जो अमरीकी सफ़ीर हैं बेनेट टी क्रिस्टन, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है 11 फरवरी को और वो 11 फरवरी को इंटरव्यू रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वुड लाइक टू सी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया टू सपोर्ट स्टेबिलिटी इन द रीजन। यानी अमेरिका ये चाहता है कि बांग्लादेश की ये जो नई हुकूमत है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, क्योंकि अगर इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उससे इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी यानी इस्तेहकाम आएगा। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश की नई हुकूमत को चीनी हथियारों के मुतबादल के तौर पर अमरीकी और इत्तहादियों के दिफाई सिस्टम्स को फ़रोख्त करना चाहता है क्योंकि चीन का असर बढ़ रहा है बांग्लादेश के ऊपर। ठीक है जी, यानी ये एक ऑप्शन अमरीकी सफ़ीर की तरफ से सामने आया। और आपको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि 11 फरवरी तक अमरीका और इंडिया के दरमियान ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात भी लिखी थी और कहा था कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है इंडिया की वो फाइनलाइज हो गई है और इंडिया $500 बिलियन मालियत का ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करेगा इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सफ़ीर थे बांग्लादेश में अमरीकी, उनकी इस स्टेटमेंट को इस डेवलपमेंट के साथ हमें रख कर देखना पड़ेगा। क्यों, ये मैं तफसीलात आपको शेयर करता हूँ जैसे ही ये जो सेंट मार्टिन का जजीरे की मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो सेंट मार्टिन का जजीरा है ये बांग्लादेश का वाहिद कोरल आइलैंड है और इसको कॉक्स बाज़ार के जनूब में तकरीबन 9 किलोमीटर नॉटिकल मील दूर ये वाक़े है और ये जजीरा म्यांमार के शुमाल मगरबी साहिल से सिर्फ 8 किलोमीटर मगरब में वाक़ है। इसका रकबा बहुत छोटा है, तकरीबन 3 से 8 मुरब्बा किलोमीटर और इसकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है। ये जो जजीरा है सेंट मार्टिन का, ये एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है। इसमें समुद्री ज़िंदगी है। यहाँ पर कोरल के जो कोरल रीफ्स जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो कोरल है यानी मरजान यहाँ पर पाया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो दीगर समुद्री हयात है इस जजीरे पर वो भी मौजूद है। बड़े खूबसूरत परिंदे और आबो हवा, साफ़ पानी भी इस जजीरे पर अवेलेबल है। यहाँ की जो आबादी है वो अपने इस समुद्री इलाके को माहीगीरी के लिए इस्तेमाल करती है और ये
जो जजीरा है सेंट मार्टिन का, ये बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है, जो तेल, गैस और दीगर समुद्री वसाइल की तलाश में कलीदी रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ म्यांमार के साथ समुद्री सरहद का एक और अहम रेफरेंस पॉइंट है, और इसके साथ साथ इसकी जुग्राफियाई, सियासी और फौजी अहमियत भी है। यही असल तनाज़ा है फौजी अहमियत का, क्योंकि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन की तरफ जो बे ऑफ बंगाल के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़े है, ये जजीरा इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ जाने वाले समुद्री रास्तों के करीब है। ख़ास तौर पर ये जो आबनाए मलाक्का है, जो कि दुनिया की सबसे अहम शिपिंग रूट्स है, उसके करीब है। और ये वही स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। यानी चीन जो दुनिया भर से तेल को इंपोर्ट करता है चाइना के लिए, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर ही चीन की तरफ जाता है। यानी अगर ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अमेरिका आकर बैठ जाए, तो वो ना सिर्फ बे ऑफ बंगाल बल्कि उसके साथ साथ इंडियन ओशन पर और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर बराह रास्त नज़र रख सकता है, और वो जब चाहे चाइना को स्क्रू करने के लिए सेंट मार्टिन के जजीरे से इक़दामात करते हुए चाइना की 80% ऑयल इंपोर्ट के रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और चीन का चूंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार की पोर्ट और ये जो बांग्लादेश की चिटागांग और मोंगला पोर्ट्स हैं, यहाँ से भी ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए भी जो रूट्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। और अगर ये जो कोको आइलैंड है, यहाँ पर चाइना की तरफ से इंटेलिजेंस और उसकी जो फौजी मौजूदगी है वो भी मौजूद है। अब ये जो शेख हसीना वाजिद ने जून 2023 के अंदर स्टेटमेंट दी थी, उसकी बुनियादी वजह शेख हसीना वाजिद का चाइना की तरफ टिल्ट था, और चाइना ने शेख हसीना वाजिद के नाम पर एक सबमरीन बेस जिसका नाम BNS शेख हसीना रखा गया था, वो तामीर की थी। ये बांग्लादेश की वो नेवल बेस है जहां पर बांग्लादेश की 4 आबदोज़ें एक वक्त में मौजूद रह सकती हैं, और इसके साथ साथ बांग्लादेश के जंगी जहाज भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस बेस की तैयारी पर $1.2 बिलियन का खर्च आया था, और ये तमाम अखराजात चाइना ने अदा किए थे। अब दुनिया के अंदर जो भी ताल्लुकात होते हैं, वहाँ पर कोई मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, तो फिर वो उसके एवज कुछ रियायतें भी हासिल करता है। और चीन ने भी ऐसा ही किया था। $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ बांग्लादेश की चिटागांग और मोंगला पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए भी चीन ने इन्वेस्टमेंट की थी। और उसके साथ साथ चीन ने ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, उसके लिए बांग्लादेश के ये जो बे ऑफ बंगाल के रास्ते हैं, जो कि सेंट मार्टिन जजीरे से होते हुए मलाक्का स्ट्रेट तक जाते हैं, ये रसाई मांगी थी, जो कि शेख हसीना वाजिद ने उनको दे दी थी। अब अगर ये जो सेंट मार्टिन जजीरा है, यहाँ पर अगर अमेरिका अपनी एयरबेस, रडार सेंटर या सर्वेलेंस स्टेशन या छोटी नेवल फैसिलिटी बनाए, तो पूरे बे ऑफ बंगाल की निगरानी मुमकिन हो जाती है। और उसके नतीजे में चीन की नेवल एक्टिविटी, शिपिंग रूट्स, जनूब मशरकी एशिया तक की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अमेरिका सेंट मार्टिन के जजीरे पर बैठकर भारत, म्यांमार, बांग्लादेश के साहिली इलाकों पर भी नज़र रख सकता है। और ये एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इशू है। अब ये जो मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं, अब हम अगर इनको एक तरतीब से रखें तो हमारे सामने पिक्चर बहुत हद तक वाज़े हो जाती है। इस वक्त जो अबूरी हुकूमत थी
बांग्लादेश की, जो कि शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार से निकालने के बाद इक़्तिदार में आई थी, उसने भी इनफैक्ट ये सेंट मार्टिन का जजीरा अमेरिका को नहीं दिया था, बल्कि मोहम्मद यूनस साहब की हुकूमत ने अमेरिका की तरफ रुझान रखने की बजाय चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा किया था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश की एक मतरूक एयर स्ट्रिप चाइना को दी गई थी और वहां पर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर उस एयर स्ट्रिप को डेवलप किया था। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रवाबत में इजाफा हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे और चाइना से J-10C तैयारे हासिल करने के लिए बातचीत का आगाज हुआ और चाइना और पाकिस्तान दोनों को बांग्लादेश के अंदर कदम जमाने का मौका भी मिला। अगर आपको याद हो, मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि मैंने बांग्लादेश की मोंगला पोर्ट के हवाले से आपके साथ एक से ज़ायद मरतबा अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में मुख्तलिफ खबरों को शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि मोंगला पोर्ट इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी जो नेवल बेस है, जो विशाखापट्टनम की बेस है, जहां पर इंडिया के सबसे महंगे नेवल एसेट्स मौजूद रहते हैं, जिसमें उनके बहरी बेड़े विक्रमादित्य और विक्रांत भी शामिल हैं, वहां पर मौजूद रहते हैं। और मोंगला पोर्ट विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी बेस के बिल्कुल सामने है, यानी ये आमने सामने। और अगर इंडियन नेवल बेस के बिल्कुल सामने पाकिस्तानी आबदोज़े मौजूद हों, पाकिस्तान के जो जंगी वेसल्स हैं वो मौजूद हों, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंडिया के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है। और इस सपोर्ट की मौजूदगी में कि जब मोंगला और चिटागांग जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर पाकिस्तानी आबदोज़ों और पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों, पाकिस्तान के कमर्शियल जहाज़ों को रीफ्यूलिंग की फैसिलिटी मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल के अंदर और बहीरे अरब में तवील अरसे तक अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सकता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है वो महज ट्रेड डील के ऊपर नहीं हुई, बल्कि इंडिया ने सेंट मार्टिन के जजीरे पर अमरीकी मौजूदगी को तस्लीम करने पर भी आमादगी का इजहार किया और अमेरिका को वहां पर वेलकम किया, ये कहते हुए कि आप अगर यहां पर बैठेंगे तो फिर चीन को कंट्रोल करना आसान होगा। और चीन अगर कंट्रोल हो जाता है, चीन की माशी शहरग पर अगर आपका पांव आ जाएगा एक ऐसी बहरी गुजरगाह जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है, उस रास्ते को आप कंट्रोल कर सकेंगे। वहां पर आप अपना जो सैटेलाइट सेंटर है, वहां पर अपने रडार सिस्टम है, वहां पर अपनी महदूद फौजी मौजूदगी को कायम करेंगे, तो उसके नतीजे में बांग्लादेश के अंदर मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तान की मौजूदगी भी महदूद हो जाएगी। और ये वो अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बुनियाद पर 11 फरवरी को बांग्लादेश में जो अमरीकी सफ़ीर है वो बांग्लादेश में इंतखाबात से कबल ये फरमान जारी करता है कि जनाब जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी वो इक़्तिदार में आए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो बांग्लादेश के जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करेगा ताकि इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। और इसके साथ साथ वो बांग्लादेश को पेशकश करते हैं कि आप चाइनीज़ सिस्टम्स की तरफ मत जाएं, चाइना से हथियार, जंगी सिस्टम, रडार्स और जंगी तैयारे ना खरीदें, बल्कि आप अमेरिका से हासिल करें और अमेरिका के इत्तहादियों से हासिल करें। यानी नई हुकूमत जो कि अब इक़्तिदार में आएगी 19 फरवरी को, उसके लिए जो पहला एक लिटमस टेस्ट है वो ये होगा कि वो चाइना के साथ किए जाने वाले सौदों को मनसूख करे या वहां पर गो स्लो की पॉलिसी पर जाए। और यही वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये नतीजा निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक रूट के ऊपर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में ये जो इंसर्जेंसी हो रही है, यहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वो एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सबूताज करने की एक कोशिश है। अगर आपको याद हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि अमेरिका
हर हफ्ते कतर से एक खसूसी जहाज के जरिए $60 मिलियन मुंतकिल करता है काबुल में। बगराम एयरबेस पर कजाकिस्तान का एक जहाज, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पास सिर्फ 2 जहाज हैं और वो 2 जहाज़ों में से एक जहाज़ खसूसी तौर पर कतर जाता है, $60 मिलियन की नकद रकम अपने जहाज़ में लोड करता है। बगराम एयरबेस पर वो जहाज़ उतरता है, वहाँ से $60 मिलियन उतरते हैं और वो कंधार मुंतकिल हो जाते हैं सख्त सिक्योरिटी में। अमेरिका अफगानिस्तान को $60 मिलियन क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है? वो कहते हैं ना, फ्री लंच नहीं होता, देयर विल बी नो फ्री कप ऑफ टी। नहीं मिलता किसी को, ना मुफ्त चाय मिलती है ना मुफ्त की रोटी मिलती है। आपको हर एक काम की कीमत चुकाना पड़ती है। हर एक डॉलर जो आपको मिलता है उसके एवज आपको कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो ये जो पैसे अमेरिका से डॉलर्स जा रहे हैं हर हफ्ते अफगानिस्तान, तो उसकी कुछ ना कुछ तो अमेरिका के नज़दीक अहमियत होगी। अब अगर हम इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये बात वाज़े होकर सामने आती है कि ये डॉलर्स क्यों जा रहे हैं, ये सीपैक रूट के ऊपर इतनी जो दहशतगर्दी है ये क्यों हो रही है, चीन के इर्द गिर्द ये जो चीन के लिए अहम समुद्री रास्ते हैं उसके ऊपर ये जो नई प्रॉक्सी वॉर है ये क्यों हो रही है, और अमेरिका इस रीजन के अंदर यह जो तमाम चेस बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स को हरकत दे रहा है, ये बुनियादी तौर पर चीन को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। और यही इस सारे मामले का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर सीपैक रूट पे दहशतगर्दी, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुतासर करने की कोशिश है, सेंट मार्टिन जजीरे का हसूल, चीन की जो ऑयल सप्लाई लाइन है उसको काटने की कोशिश है, ईरान के ऊपर जो इस वक्त उसकी बहरा नाकाबंदी है उसमें भी जो चीन है वही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, क्योंकि ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट करता है, ईरान का ऑलमोस्ट तमाम ऑयल वो चाइना इंपोर्ट करता है। वेनेजुएला से का जो सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर था प्रेसिडेंट मदुरो के दौर में वो चाइना था। तो ये इनफैक्ट वो तमाम ममालिक जो चाइना के साथ लिंक्ड हैं वो इस वक्त अमरीकी रडार पर है, और यही तमाम सूरत हाल का निचोड़ है कि जनाब बहुत बड़ी गेम है जो कि इस वक्त अमरीका और चाइना के दरमियान चल रही है, और बाकी तमाम ममालिक इसमें मोरे हैं, पिटने के लिए आगे बढ़ाए गए हैं। और यही मेरे और आपके लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए सबक है कि वो अपने हकीकी दोस्त और हकीकी दुश्मन के दरमियान फ़र्क को समझे, और जिस दिन ये फ़र्क समझ में आ गया पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात का अज़ाला हो जाएगा। अपनी अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।